बड़ी खबर आ रही है। गलवान वैली से चाइनीज आर्मी पीछे हट रही है। पैंगोंग से चाइनीज आर्मी का पैकअप शुरू हो गया है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए चीनी सेना की पैंगोंग से पीछे हट रही है। चीन की सेना ने जो अवैध निर्माण किया था उसे खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। पैंगोंग से करीब 200 टैंक चीन की आर्मी ने पीछे हटा लिए हैं। 220 फरवरी तक ये इलाका पूरी तरह से खाली हो सकता है। चीन की सेना अब यहां से लौटने लगी है। भारत की रणनीतिक जीत है ये, बड़ी जीत। डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक चैनल से जो बात भारत ने रखी उसे चीन को मानना पड़ा, यानी कूटनीतिक रास्ते ये हल निकाला गया। चीन को झुकना पड़ा। जो चीन ने दोगला रवैया अपनाया था, घुसपैठ की थी, उसको अब वापस उसे लेना पड़ रहा है। और ये बिना युद्ध लड़े भारत ने चीन को हराने में ये कामयाबी हासिल की है। श्रेया ढोंडियाल हमारी संवाददाता मेरे साथ हैं। श्रेया, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें तो? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जीत है। और ये जीत जो है मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं उसकी हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक से। आपको पता है कि डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो पैंगोंग में शुरू हुआ था। 10 तारीख को डॉक्यूमेंट चाइना और इंडिया के बीच में साइन हुआ। और आप देखिए किस तरह से झटपट तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले तो टैंक्स वापस गए चाइनीज के। अब आप देख रहे हैं कि वो खुद बुलडोजर लेके अपने बंकर्स हटा रहे हैं। जो उन्होंने संगढ़ जिनको बोलते हैं वो बनाए थे वो हटा रहे हैं। एक तो छोटा सा हेलीपैड भी बना दिया था उन लोगों ने फिंगर 4 में, नॉर्थ बैंक में, उसको तक लेवल कर दिया गया है। और अगर आप तस्वीरों को क्लोजली देखें, लॉन्ग शॉट है, इसे जरा दर्शकों को देखने में और समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन अगर लॉन्ग शॉट देखें तो एक समय पर आप देखेंगे कि चाइनीज सोल्जर्स अपना बैकपैक लेकर पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं। झटपट जैसे ही उतरे अपनी गाड़ियों में बैठे और वापस अपने घर चले, यानी बोरिया बिस्तर बांधा और घर चलिए। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ जी? तो ऐसा क्यों हुआ? बेनकाब, चीन एक तरीके से बेनकाब भी हुआ है। भारत ने बेनकाब करने में कामयाबी हासिल की है चीन को कि वो गलत जगह पर अवैध कब्जा जमा कर बैठा था भारत की जमीन पर। ये दुनिया के सामने भी ये बात साफ हो गई है और अब वो वापस हो रहा है चीन बिना युद्ध लड़े। ये चीन के ऊपर भारत की बड़ी फतह है। धन्यवाद श्रेया आपका। और प्रियंका गांधी की बिजनौर रैली पर बीजेपी नेता चंद्रमोहन का तंज सामने आया है। कहा है कि बिजनौर में कांग्रेस की पंचायत थी या मुसलमान पंचायत थी। चंद्रमोहन ने कहा कि प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौजूद राशिद अल्वी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, जुबैर खान, नजीमुद्दीन सिद्दीकी, नूर बानो, शेरवाज खान, ये सब के सब। कल प्रियंका ने दरअसल चांदपुर में रैली की थी, किसान पंचायत की थी, इस पर यह तंज। और आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सीएम योगी और पीएम मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए, मगर इस बार भी सियासत इस पर तेज हो गई है और सुहेलदेव की जयंती मनाने का श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जहां खुद श्रेय ले रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बहराइच का लोकार्पण अपने और बहुत कम लोग जानते होंगे सुहेलदेव कौन थे। राजा सुहेलदेव जो क्षत्रिय तो नहीं थे, लेकिन क्षत्रियों से आगे बढ़कर किन से लड़े थे? जब मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, जब गोरी ने सोमनाथ मंदिर में जाकर कहर ढाया था, तो सुहेलदेव ने गोरी का मुकाबला किया था, अपना खून बहाकर, सर कटाकर, लेकिन सर को झुकने नहीं दिया था। जब पहला वो आक्रांता उसने आकर आतंक पैदा किया था, तो उससे जाकर लोहा लिया था राजा सुहेलदेव ने। खुशी इस बात की है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, साथियों के पदाधिकारियों की उपलब्धि है कि सरकार अपने पैसे से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मना रही है। ये भारतीय समाज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
चाहिए और महापुरुषों को याद करना चाहिए। उसके साथ साथ महापुरुषों के बच्चों का भी सम्मान होना चाहिए जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। साथ साथ किसानों का, जो महापुरुष के बच्चे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। 80 दिनों से ज्यादा धरने पे बैठे हैं, 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर आप देश में किसानों के और महापुरुष के बच्चों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप सही मायने में महापुरुष को याद नहीं कर पाएंगे। महापुरुष तभी खुश होंगे जब उनके बच्चों का सम्मान होगा। खुद मुख्यमंत्री जी आज बहराइच रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त हो रहा है। बहराइच से वर्चुअल वो जुड़े हैं दिल्ली से और देश को एक संदेश दिया है कि हम कैसे आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीर राजाओं को विस्मृत ना करें, उनको हम याद करते रहें। इसके लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लखनऊ में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस कार्यक्रम में रहूं। और इससे पहले पीएम मोदी ने वर्चुअली बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया। पीएम ने इस मौके पर महाराजा सुहेल देव के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया और चित्तौड़ झील के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इतिहास में सुहेल देव की उपेक्षा की गई, जिसे आज का भारत जिसे ठीक कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ भी की। निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच। प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहास के महापुरुष हैं जिनको वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उन्हीं में से एक थे राजा सुहेल देव। मगर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब योगी सरकार उन गलतियों को सुधार रही है। जो सम्मान मिलना चाहिए था राजा सुहेल देव को, वो दिया जा रहा है। और वाकई राजा सुहेल देव इस सम्मान के पात्र थे, जिन्होंने जब देश छुआछूत के गर्त में था, उस दौर में गैर क्षत्रिय राजा होने के बावजूद जो पराक्रम दिखाया था, खास करके उन आक्रांताओं, बर्बर आक्रांताओं, गोरी जैसे आक्रांताओं से युद्ध करके, वो अपने आप में अनोखा है। और इसका सम्मान हम सबको करना चाहिए, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और यही आज करने की कोशिश यूपी सरकार ने किया, जिसमें पीएम मोदी भी शरीक हुए। और आप ये देख रहे हैं सुहेल देव स्मारक का इस मौके पर शिलान्यास किया गया है। हालांकि ये राजनीति का भी बड़ा सा मुद्दा रहा है। ऐसे वो तबके, वंचित तबके आज भी हमारे समाज में हमारे ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जो उन समाज से आते हैं जिस समाज से खुद सुहेल देव थे। भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेल देव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेल देव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला था। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेल देव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, आज महाराजा सुहेल देव के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज को एक नया और भव्य भवन भी मिला है। बहराइच जैसे विकास के लिए आकांक्षी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ना यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को तो होगा ही, नेपाल से आने वाले मरीजों को भी ये मदद करेगा। आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व
विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्मरक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 फरवरी को देश की आजादी के लिए लड़ने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि को व्यक्त करते हुए गोरखपुर के चौरी चौरा महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चौरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के कारण हर एक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम चल रहे हैं। सुहेलदेव को जानना है तो अमीश त्रिपाठी के एक पुस्तक को पढ़िए, पता चलेगा कि कौन थे राजा सुहेलदेव, और पढ़ लें सारे ये नेताजी लोग भी, पहले उन्हें जान लें। और हरिद्वार कुंभ से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस बार के कुंभ सिर्फ 30 दिन का होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने कहा है कि कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। वहीं बड़े स्नान के दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, नए बसों को चलाने के लिए परमिशन लेनी होगी। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। पुलकित, जाहिर है कि कोरोना काल के बीच ये आयोजन कुंभ का हो रहा है, तो एहतियात काफी बरते जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना महामारी के बीच में ये कुंभ का जो आयोजन हो रहा है, इसे कोरोना महामारी के बीच में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा था, और निश्चित तौर पर ये कोरोना से प्रभावित हो रहा है और इस वक्त भी होता नजर आ रहा है। अभी तक जो कुंभ का हरिद्वार में इतिहास रहा है वो 4 महीने का कुंभ यहाँ पर होता है, और लेकिन वो पहले से ही बहुत इस वक्त विलंब है और अभी तक भी कुंभ के जो सरकारी आधिकारिक आदेश की यानी कि नोटिफिकेशन की इंतजार की जा रही है। ऐसे में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि ये कुंभ जो है वो सिर्फ 30 दिनों का होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कुंभ चलने वाला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तक के ये सबसे कुंभ जो है एक ऐतिहासिक कुंभ होगा जो हरिद्वार में सिर्फ 1 महीने का होने जा रहा है। इसमें जो 4 शाही स्नान होने हैं, उसमें सबसे पहला जो शाही स्नान 11 मार्च का महाशिवरात्रि का होने वाला था, और उसके लिए साधु संतों की ओर से, अखाड़ा की ओर से और अन्य भी आम लोगों की ओर से ये इंतजार था कि जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तो ये शाही स्नान जो है वो कुंभ के अंदर होने वाला है। लेकिन 11 मार्च का जो महाशिवरात्रि का स्नान है वो भी कुंभ के दौरान नहीं होगा। अगर सरकारी तौर पर देखें तो कुंभ उस वक्त नहीं चल रहा होगा। कुंभ जो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही उसकी अवधि रहेगी। उसके अलावा और भी कोरोना को देखते हुए कई नए प्रावधान किए गए हैं। जब जितने भी प्रमुख स्नान होंगे उनमें ट्रेन जो है वो हरिद्वार यात्रियों को लेकर नहीं आएगी, सिर्फ यात्रियों को इधर से लेकर ही उनके अपने गंतव्य तक जाएगी, लेकिन उधर से कहीं से लेकर नहीं आएगी। तो ये एक कुल मिलाकर बड़ी घटना इस बार होगी। जी पुलकित, जो आप बता रहे हैं कि इस बार दरअसल भीड़ कम रहे, नियंत्रित रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो पाए और कोरोना को मौका न मिले फिर से पलटने का, इस वजह से ये बड़े फैसले, सिर्फ 30 दिनों का कुंभ और उसमें भी भीड़ को कम करने की पूरी कोशिश। कुछ ही पलों में और खबर है लखनऊ में कल सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा के बजट सत्र से पहले ये बैठक होगी। सीएम योगी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे सीएम कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होगी। इस बार पेपरलेस होगा बजट का सत्र। पहले ही सभी विधायकों को आईपैड दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, तो अब कागज से नहीं बल्कि आईपैड पर चलेगा पूरा सत्र। उसी के जरिए सारे सवाल, सारे जवाब और सारी प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी सभी विधायकों को। तो इससे पहले कल होगी सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के साथ बैठक होगी जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। और 19 फरवरी को मथुरा दौरे पर प्रियंका गांधी जाएंगी। 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर का भी दौरा होगा। मुजफ्फरनगर जाएंगे प्रियंका गांधी। किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका। तो किसान आंदोलन, जिसमें कि ज्यादातर पश्चिमी यूपी के किसान शामिल हैं, उनके बीच अपनी पैठ बनाने की पूरी मुहिम पर निकल पड़ी हैं प्रियंका गांधी। धुआंधार मुहिम लगातार जारी है पश्चिमी दौरे में। और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की लापरवाही के चलते 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस हिरासत से जिला अस्पताल से फरार हो गया। आरोपी विजय के फरार होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं।
बीती रात बदमाश विजय पुलिस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुआ था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर आरोपी बाथरूम की छत को तोड़कर फरार हो गया। आरोपी विजय ने 24 जनवरी को गुलिस्तानपुर गांव एक मजदूर के 5 साल के बच्चे का यहां से अपहरण किया था और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी। और ये देखिए, बाथरूम की छत को तोड़कर ये फरार हुआ है। अब पड़ताल की जा रही है। सांप के निकल जाने के बाद पुलिस लाठी पीट रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों का बजट गड़बड़ हो गया है। आगरा में 24 घंटे में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी कीमतों के बावजूद ताजनगरी आगरा में अभी राहत है, क्योंकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें 100 के आसपास पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती है। आज भी 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल के मूल्य में। और ये स्थिति है, देखिए पेट्रोल पंप पर लोग आ रहे हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि जो पड़ोसी यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्टेट है राजस्थान, वहाँ स्थिति और ज़्यादा विकट है। वहाँ पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपये के पास पहुँच चुके हैं। तो राजस्थान की अपेक्षा थोड़ी राहत ज़रूर है आगरा में। और यहाँ आप देखिए पेट्रोल की प्राइस दिखाना चाहेंगे, 87 रुपये 66 पैसे है पेट्रोल की प्राइस यहाँ, 87 रुपये 66 पैसे। आप बताइए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अरे पेट्रोल की वजह से तो बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। किस तरह की परेशानी? परेशानी जो बजट है वो सब बिगड़ गया सर। जो बजट 50-60 रुपये लीटर था वो 85 रुपये लीटर पहुँच गया। पेट्रोल से परेशानी तो है ही काफ़ी सर। तो लोगों की परेशानियाँ बढ़ी है और बजट गड़बड़ाया है। और फिलहाल लगातार पेट्रोल के दाम कभी 20 पैसे कभी 22 पैसे इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। राहत इतनी ज़रूर है कि पड़ोसी राजस्थान में जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के कई शहरों में 100 के आसपास पहुँच गया है पेट्रोल का दाम। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ज़रूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ हैं।